हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का दिसंबर में होगा। प्यारे साथियों, आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो गया है, अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और कार्य बहुत तीव्र गति से अब आगे बढ़ेंगे। जितनी भी वैकेंसियां लंबित पड़ी हैं उनको बहुत तीव्र गति से भरा जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको हर सब्जेक्ट की क्लास देने का प्रयास रहेगा और जो भी अन्य वैकेंसियां आपकी आने वाली हैं, यूपी टेट, एसटेट, उन सब की क्लास भी लगातार आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। तो आइए आज हम लोग जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे, क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 5 है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच की कलाओं और दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, वह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच एक फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। बड़े शहरों से परे आज हम लोग जनजातीय समाज को समझते हैं। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती में अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच बंटवारा करते थे। इनके नियम खुद होते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये लोग जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव भी होता था। कई मानों में इन जनजातियों ने अपनी आबादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब बात करते हैं जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्धि, रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता
रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावी थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। अब ये सभी जो आपको मैप में दिखाए गए हैं, देखिए ये सभी के सभी आपके क्या हैं, जनजातियां हैं। देखिए गोंड, ठीक है, गोंडवाना, खोंड, कोयास, भील, कोली, कटारी, बेराद। आप इन सभी को अच्छे से मैप में देख लीजिए। बलोच के बारे में जानते हैं। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां इनका प्रभुत्व था। सबका याद रखिएगा, कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इन क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे, तो मुंडा उड़ीसा, संथाल बंगाल में रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों ने कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और एक ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते और सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। आपसे पूछता कि टांडा किसका कारवां था, तो बंजारों का था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहर शहर बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह। खाना बदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्य गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। बंजारे के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बंजारों के बारे में है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा आप लोग। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी, घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी।
ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंती सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों से कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ठीक है। कांस, मगरमच्छ, कुटिया, कोण जनजाति उड़ीसा से ये आपको मिला है। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। बात करते हैं जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरत बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में सम्मिलित कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जाति पर विचार विमर्श वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित याकुंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों का एक सभा विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासक के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के कारण एक जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित हैं। हमारे इतिहास के इन महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण आपको नीचे देखने को मिलेंगे। स्थानांतरित किस्से। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता को खो देती है तो जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इस तरह से फसल को उगाया जाता है। गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदलकर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी हो रहे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा में गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था और 12-12 गाँव को मिलाकर ये बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अत्यधिक विस्तार हुआ। 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी
तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हथियारों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अत्यधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब बात करते हैं अहोम की। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। कहाँ से आए थे? म्यांमार से। कहाँ बसे थे? ब्रह्मपुत्र घाटी में। उन्होंने भूइयाँ अर्थात भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523, कोछाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने ही वर्षों पहले आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे, अर्थात जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण, अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था और उनके कुल को खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवता की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों के राजाओं द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रतिक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इससे उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। प्यारे साथियों, इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनते हैं और हर एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।